हाय। हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 आज शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले के जैसे ये चैप्टर भी पार्ट वाइज होगा, जो अलग अलग पार्ट में होगा। फिर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक रिवीजन वीडियो बनाएंगे, जो एक वीडियो में 30 से 40 मिनट में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद एक वीडियो बनेगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होगा। तो आज इस चैप्टर का पहला दिन है, पहला पार्ट ही होगा। चैप्टर का नाम है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। चैप्टर नंबर 4 है हिस्ट्री का, क्लास 10th का, जो बोर्ड में आ रहा है, इस बार आ रहा है। अब देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहले हम लोग को मतलब समझना पड़ेगा, तब एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर को समझ पाएंगे। क्योंकि इससे पहले टर्म आता प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन समझिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन उस दौर को कहते हैं, वैसी प्रोडक्शन को कहते हैं जब चीज़ों का प्रोडक्शन, गुड्स का प्रोडक्शन मशीन से होने लगा, एक छत के नीचे होने लगा, सारा प्रोडक्शन एक जगह होने लगा, उसको अच्छे से सुपरवाइज किया जाने लगा। तो इस दौर को या इस चीज़ को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। फिर से बताते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन किसको कहते हैं? जब चीज़ों का प्रोडक्शन मशीन से होने लगा, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने लगा, सभी चीज़ प्रोडक्शन एक छत के नीचे होने लगा, एक रूफ के नीचे होने लगा, और सभी ऑर्गेनाइज तरीके से होने लगा। तो इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखिए, इसी से रिलेटेड एक टर्म है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो मीन्स पहले और इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कैसे प्रोडक्शन होता था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो प्रोडक्शन होता था, वो प्रोडक्शन होता था कि इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज नहीं थी, चीज़ों का प्रोडक्शन हाथ से किया जाता था, हैंडमेड होता था। वो एक छत के नीचे फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन नहीं होता था, वो प्रोडक्शन गाँव में होता था, अलग अलग जो रूरल्स एरिया में होता था, या तो किसी के घर में हो रहा है या किसी के फार्म में हो रहा है, हाथों से प्रोडक्शन हो रहा है, और अलग अलग स्टेजेस में प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब कॉटन कहीं और बनाई जा रही है, धागा कहीं और बनाया जा रहा है, प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है, फिनिशिंग कहीं और हो रहा है, कलर कहीं और हो रहा है, पैकेजिंग कहीं और हो रहा है, और तब फाइनली जो है वो प्रोडक्शन दूसरे जगह जा करके सेल के लिए जा रहा है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या है कि जब प्रोडक्शन मशीन से होने लगा, फैक्ट्रीज के अंदर होने लगा, एक छत के नीचे होने लगा, सभी स्टेजेस एक जगह हो रहा है, मतलब धागा भी बन रहा है, कपड़ा भी बन रहा है, फिनिशिंग भी हो रहा है, और फिर डाइंग भी हो रहा, पैकिंग भी हो रहा, तब जा रहा दूसरी जगह बनने के लिए। और लार्ज स्केल पर में प्रोडक्शन एक छत के नीचे होने को, उसी को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हमारा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, तो वैसे ही हम आपको बताएं, जो बताएं वही है यहाँ पर। देखिए, इट रेफर्स टू द फेज which existed even before the factories began in England, यूरोप। बोला जा रहा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन उस दौर को कहते हैं, उस फेज को कहते हैं जब प्रोडक्शन इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रीज में नहीं हुआ करता था, या फैक्ट्रीज में जब शुरू हुआ उससे पहले के दौर को। मतलब इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एक कारखाने में एक छत के नीचे मशीन से जो प्रोडक्शन होने लगा, उससे पहले की दौर को जो है हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। देखिए, देयर वाज लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। बोला जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए, मतलब पूरी दुनिया में सामान बेचने के लिए प्रोडक्शन होती थी, विच वॉज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज, जो कि फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन नहीं होती थी। तो फैक्ट्रीज में नहीं होती थी तो कहाँ होती थी? रूरल एरिया में होता था। पीजेंट और आर्टिजन करते थे, अपने अपने घरों में करते थे या अपने अपने खेतों में करते थे। फैमिली लेबर का इस्तेमाल होता था, और अलग अलग स्टेजेस में प्रोडक्शन होता था। कहीं पर जो है वो कॉटन बनते थे, या कहीं पर रॉ मटेरियल बन रहा है, फिर कहीं पर जो है फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी फिनिशिंग अलग जगह हो रही है, पैकेजिंग अलग जगह हो रही है, और फिर बेचा जा रहा डिफरेंट जगह पर। तो इस दौर को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या है कि इन 17th एंड 18th सेंचुरीज, 17th और 18th सेंचुरीज में मर्चेंट फ्रॉम द यूरोप मूव टू द कंट्री साइड। बोला जाए 17th और 18th सेंचुरीज के यूरोप में जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे, वो कंट्री साइड जाते थे, मतलब जो है रूरल एरिया में जाते थे, और वहाँ जो है अपना एडवांस देते थे, पीजेंट वगैरह को रिक्वेस्ट करते थे, पीजेंट को तैयार करते थे, पीजेंट जो है उसके लिए प्रोडक्शन करते थे, और वो लोग ला करके शहर में फिनिश करता था, पैक करता था, और फिर जो है वो दूसरे जगह बेचा करता था। और ऐसे इन लोगों को जो है वो रूरल एरिया या कंट्री साइड जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी यूरोप में या इंग्लैंड में, जो है 17th और 18th सेंचुरीज में। तो देखिए, आबादी उस दौरान बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया की बढ़ने लगी, लेकिन शहर में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो सफिशिएंट नहीं था, जो है वो लोगों के नीड्स के हिसाब से उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। इसके अलावा एक और चीज़ें थी, शहर में जो किंग्स
या जो भी रूलर्स थे वो कुछ लोगों को ही राइट्स दिया था ट्रेड करने का, मतलब ट्रेड मोनोपोली हुआ करता था, कुछ गिल्ड्स वगैरह सब होते थे, वही लोग प्रोडक्शन को कंट्रोल करते थे। लेकिन जो लोग इसके अलावा प्रोडक्शन करना चाह रहे थे वो शहर में नहीं कर सकते थे, क्योंकि शहर में कुछ सर्टेन लोगों की मोनोपोलीज थी। तो दूसरे मर्चेंट्स वो शहर में नहीं प्रोडक्शन कर करके गांव में जा रहे हैं, जो पीजेंट को आर्टिजन को एडवांस दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और जो है उसको प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। वहां पर प्रोडक्शन होता था और अलग अलग स्टेजेस में प्रोडक्शन हो रहा है, फार्म में हो रहा, हैंडमेड हो रहा, हाथों से हो रहा, फैमिली लेबर के साथ हो रहा है, और ये लोग फिर ला करके शहर में फिनिशिंग करते थे और पैकिंग करते थे और दूसरी जगह बेचा करते थे। ठीक है, तो जैसे लंदन एक फिनिशिंग सेंटर के तौर पर उभर करके सामने आया था, जो लंदन में जो ज़्यादातर फिनिशिंग और जो है सप्लाई वगैरह हुआ करता था। तो देखिए, इन द 17th एंड 18th सेंचुरीज मर्चेंट फ्रॉम द यूरोप मूव टू द कंट्री साइड। मर्चेंट जो है यूरोप से कहाँ जाते थे? कंट्री साइड। कंट्री साइड कहने का मतलब रूरल एरिया में जाया करते थे। सप्लाइंग मनी टू द पीजेंट एंड आर्टिजन, पैसा दिया करते थे, एडवांस दिया करते थे पीजेंट को और आर्टिजन को, रिक्वेस्टिंग देम टू प्रोड्यूस फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, और उनको कहते थे प्रोडक्शन करने के लिए, और वो प्रोडक्शन ये लोग शहर में या फिर और शहर से बाहर इंटरनेशनल मार्केट में ये मर्चेंट इसको बेचा करते थे इन सब प्रोडक्शन को। आगे देखिए, इन द कंट्री साइड बोला जा रहा गांव के रीजन में या रूरल एरिया में, पुअर पीजेंट एंड आर्टिजन ईगरली एग्रीड, बोला जा रहा है कि आखिर गांव में पीजेंट और आर्टिजन प्रोडक्शन करने के लिए क्यों मान जाते थे? तो ये अक्सर प्रोडक्शन करने के लिए या जो लोग एडवांस दिया करते थे मर्चेंट्स, उनकी एडवांस ले लिया करते थे, प्रोडक्शन करने के लिए एग्री हो जाते थे, क्योंकि इनको ये लोग अक्सर जो है कल्टिवेशन करते थे, फार्मिंग करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, तो इनको वहाँ पर रहना पड़ता था, वो वहाँ से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। तो इनको अपनी एग्रीकल्चर से जो इनकम आ रही थी उसको सप्लीमेंट करने में इस इनकम से मदद हो रही थी कि एग्रीकल्चर भी हो रहा और ऑफ सीजन में ये सब काम करके भी अपने जो है सस्टेनेंस को या अपनी रोजी रोटी को चला रहे। तो देखिए, in the countryside poor peasant and artisan eagerly agreed so that they could remain in the countryside, क्योंकि वो गांव में ही रह सके, and continue to cultivate their small plot, छोटे मोटे इनके पास ज़मीन थी, छोटी मोटी ज़मीन थी, वो कल्टीवेशन या फार्मिंग किया करते थे। तो चूंकि ये लोग इसलिए एग्री हो जाते थे कि गांव में रह करके ही उनको एग्रीकल्चर के अलावा या अपने एग्रीकल्चर के इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए या एग्रीकल्चर के अलावा भी ये सब काम कर करके रोजी रोटी अपना चला सकते थे या अपना ज़िंदगी गुजारा कर सकते थे। इनको दूसरी जगह मूव करने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ी बहुत कल्टीवेशन कर लेते थे और जो है बाकी टाइम में ये प्रोडक्शन वगैरह भी कर लिया करते थे। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज पार्ट ऑफ द कमर्शियल एक्सचेंज कंट्रोल्ड बाय द मर्चेंट्स। बोला जा रहा है ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो कहीं ना कहीं जो कमर्शियल नेटवर्क था पूरी दुनिया में मर्चेंट्स का, उसी का ही हिस्सा था। मतलब मर्चेंट्स जो पूरी दुनिया में सामान खरीदते और बेचते थे, सामान का एक्सचेंज करते थे, उसी नेटवर्क का एक हिस्सा था ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि गाँव में प्रोडक्शन होता था, रूरल एरिया में हुआ करता था, लोगों के फार्म में हुआ करता था, एग्रीकल्चरल फील्ड में हुआ करता था, लोग हैंडमेड प्रोडक्शन करते थे, फैमिली लेबर का इस्तेमाल करते थे। इसी सब को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, द कमिंग ऑफ द फैक्ट्रीज, मतलब कब ऐसा होने लगा कि जो फैक्ट्रीज वगैरह सब जो है वो बैठने लगी। फैक्ट्रीज मीन्स जो एक छत के नीचे प्रोडक्शन हो रहा है, मशीन से प्रोडक्शन हो रहा है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है, स्टेज अलग अलग स्टेजेस में नहीं हो रहा, सभी स्टेजेस एक ही जगह हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल कहीं और बन रहा है, फिनिशिंग कहीं और हो रहा है, प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है, फिनिशिंग कहीं और हो रहा है और फिर दूसरी जगह बिक रहा है, नहीं। तो जब फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होने लगी तो सभी स्टेजेस की प्रोडक्शन एक जगह पर होती थी, फिनिशिंग होता था, पैकिंग होती थी और तब दूसरी जगह जाता था। यहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोडक्शन होता था, यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल भी हो सकता था, मैनेजमेंट भी अच्छे से देखा जा सकता था, क्योंकि एक जगह प्रोडक्शन हो रहा है। अगर प्रोडक्शन अलग अलग जगह पर होता है तो क्वालिटी कंट्रोल और मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रोडक्शन अगर एक छत के नीचे हो रहा है, एक जगह हो रहा है, एक फैक्ट्री में हो रहा है, तो मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, इन सब सारे चीज़ों को अच्छे से देखा जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है। तो ये चीज़ है। तो द कमिंग ऑफ द फैक्ट्रीज जो है वो कब जो है वो बस आनी शुरू हो गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हुआ? तो इन द 1730s, बोला 1730s में द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन द इंग्लैंड वर सेटअप। बोला यार शुरुआती दौर में इंग्लैंड में जो फैक्ट्री सेटअप हुई वो 1730s के दौर में ही सेटअप हो गई।
बट ओनली इन द लेट 18th सेंचुरी, लेकिन 18th सेंचुरीज के आखिर में द नंबर ऑफ द फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड, मतलब कि शुरुआती दौर में 1730s में ही शुरू हो गई, मतलब 18th सेंचुरीज के शुरुआत में, लेकिन 18th सेंचुरीज के आखिर तक आते आते ये नंबर ऑफ फैक्ट्रीज बढ़ने लगी, मतलब मल्टीप्लाई होने लगी। 1730s या 18th सेंचुरीज के शुरू में जो फैक्ट्री सब थी वो कुछ ही फैक्ट्रीज थी, लेकिन 18th सेंचुरीज के आखिर तक आते आते ये सब ये सब कंपनी या फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज बढ़नी शुरू हो गई, ये सब इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज मल्टीप्लाई होनी शुरू हो गई। देखिए, कॉटन वॉज द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा एंड इट्स प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरीज। बोला जा रहा है सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो किस चीज़ का हुआ? कॉटन इंडस्ट्रीज का हुआ, मतलब कपड़ों का जो प्रोडक्शन सबसे पहले शुरू हुआ, जिसको हम कॉटन एंड टेक्सटाइल कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना, ये जनरली बहुत सारे एंट्रेंस में 10th का एंट्रेंस दीजिए और भी अलग अलग एग्जाम दीजिए या 9th एंट्रेंस वगैरह में भी आप लोग देखे होंगे, ये पूछा जाता है पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुआ। तो पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में हुआ। और एक और अच्छा क्वेश्चन है कि पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन किस चीज़ों का हुआ? तो सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉटन एंड टेक्सटाइल का, मतलब पहली बार इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में कपड़े बनने शुरू हो गए जो बड़े पैमाने पर मशीन से ऑर्गेनाइज तरीके से एक छत के नीचे, जिसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो दुनिया में पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप कंटिनेंट में इंग्लैंड कंट्रीज में हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन पहली बार किन चीज़ों में हुआ? तो कॉटन एंड टेक्सटाइल में हुआ। तो देखिए क्या लिखा हुआ, कॉटन वॉज द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा। बोला जरा पहली जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज जो अलग तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से मशीन से जो प्रोडक्शन शुरू हुआ वो कॉटन का प्रोडक्शन शुरू हो गया, कॉटन टेक्सटाइल का, एंड इट्स प्रोडक्शन बूम्ड इन द 19th सेंचुरीज। लेकिन 19th सेंचुरीज के आखिर में इसकी प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ी और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई कॉटन की। अब हम लोग इधर देखते हैं, रिचर्ड ऑकराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल वेयर कॉस्टली मशीन वर सेटअप। बोला जरा पहली बार रिचर्ड ऑकराइट जो है वो कॉटन की मिल, मतलब कॉटन की फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री वो डालते हैं, वेयर कॉस्टली मशीन वर सेटअप, जहाँ पर महंगे मशीन जो है वो सेटअप किए गए, बनाए गए, बैठाए गए, एंड ऑल द प्रोसेस वर ब्राउट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड वन मैनेजमेंट। ठीक है, बोला जरा, और जो प्रोडक्शन की सभी चीज़ें एक रूफ के अंदर, एक छत के नीचे ऑर्गेनाइज तरीके से जो है ना वो करने की शुरू की गई एक मैनेजमेंट के अंदर। इसी को हम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो पहली बार कॉटन मिल कौन सेटअप किया? रिचर्ड ऑकराइट। नाम भी आप लोगों को याद रखना, कुछ नाम ऐसे हैं, मिनिमम आपको एक नाम पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही देगा कि जेम्स वॉट जो या स्टीम इंजन का इन्वेंशन कौन किया, रिचर्ड ऑकराइट किया, तो नाम याद रखना और उसके अचीवमेंट नाम याद रखने। तो देखिए क्या है, रिचर्ड ऑकराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल वेयर द कॉस्टली मशीन वर सेट अप एंड द प्रोसेस वर ब्राउट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट। बोला जाए रिचर्ड ऑकराइट पहली बार कॉटन की फैक्ट्री सेटअप किया और सभी प्रोडक्शन को, जो प्रोडक्शन होना था, सभी स्टेजेस के प्रोडक्शन को एक छत के अंदर और एक मैनेजमेंट के अंदर जो है वो करने की कोशिश किया। अब हमारा देखिए द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये नेक्स्ट टॉपिक है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो क्या तेज़ी से हुआ या इंडस्ट्रियल चेंजेस जो हुआ वो किस पेस से हुआ इंडस्ट्रियल चेंजेस। तो यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल चेंजेस जो हुआ वो शुरू में काफ़ी स्लो हुआ। वो इस वजह से क्योंकि शुरू में उतनी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन भी तेज़ी से नहीं हुए, जो अच्छे किस्म के अच्छे क्वालिटीज़ के मशीन वगैरह भी नहीं बनते थे, अक्सर जो है ना किसी तरीके का कोई ना कोई डिफेक्ट हुआ करता था। इसके अलावा लेबर्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेबर्स की जो है क्वांटिटी कम नहीं थी, सस्ते दाम में इंडस्ट्री फैक्ट्री में मजदूर काम करने के लिए तैयार थे। तो इंडस्ट्री, इसके अलावा बहुत सारा काम सीजनल होता था कि जब सीज़न हुआ वर्क को जो लेबर को रख लिए, जब जो सीज़न नहीं हुआ तो हम लेबर को छोड़ दिए। इसके अलावा जो मशीन होती थी नई नई जो ईजाद हुई थी वो सब मशीन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था। तो इसी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट जो हेजिटेंट थे इन सब चीज़ों को, मशीन वगैरह के इस्तेमाल को लेकर के, और इसी वजह से देखते हैं कि शुरुआती दौर में जो इंडस्ट्रियल पेस था या इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ, उतनी तेज़ी से लोग मशीन वगैरह सबको नहीं अपनाए प्रोडक्शन के लिए, वो कंटिन्यू जो है लेबर से ही प्रोडक्शन करना शुरू जो है किए। लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बाद में हुआ और भी धीरे धीरे लोग अवेयर होने लगे, तो रिस्क लेने लगे और इंडस्ट्रियल फैक्ट्री वगैरह तेज़ी से बैठने लगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इन ब्रिटेन, बोला जा रहा ब्रिटेन में मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज
वर द कॉटन एंड मेटल्स। बोला जा रहा है ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा जो बदलाव या सबसे पहले जो बदलाव आया वो कॉटन इंडस्ट्रीज में और मेटल इंडस्ट्री। अब देखिए कॉटन तो हो गया कपड़े की प्रोडक्शन को लेकर के, कॉटन के प्रोडक्शन सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ, ये इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज जो बैठनी शुरू हो गई वो कॉटन की बैठी और उसके बाद मेटल्स की बैठी यूरोप में और ख़ास करके इंग्लैंड में। वो इस वजह से मेटल्स की इसलिए बैठी कि वहाँ पे रेलवे ट्रैक वगैरह सब बिछाई जाने लगी, रेलवे बॉगीज वगैरह का जो है वो डेवलपमेंट शुरू हुआ, ये बनाना शुरू हुआ, जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ जिसमें मेटल्स का अच्छा खासा जो है वो रिक्वायरमेंट होता था। तो इसी वजह से कॉटन में कपड़े और कपड़े के अलावा मेटल्स, ठीक है, इन सब चीज़ों की प्रोडक्शन होनी पहले शुरू हुई। इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज इन सब चीज़ों की जल्दी बैठी। देखिए It was the leading center in the first phase of industrialization followed by the iron and steel industries। बोला जा रहा है कि कॉटन जो था वो तो लीडिंग फेज था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉटन का हुआ, मतलब कपड़ों का हुआ। इसके अलावा जो किस चीज़ का हुआ, फॉलोड बाय द आयरन एंड स्टील, क्योंकि वहाँ पर रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, रेलवे ट्रैक वगैरह बिछाए जाने लगे। इसके बाद जो है रेलवे बॉगीज वगैरह सब बनाना था, तो इन सब चीज़ों में आयरन एंड स्टील का इस्तेमाल होता था। यहाँ देखिए द पेस ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज स्लो इन द इनिशियल फेज। बोला शुरुआती दौर में इंडस्ट्री फैक्ट्रीज जो बैठी वो तेज़ी से नहीं बैठी, उसका पेस स्लो था। ऐसा पूछा जा सकता है कि शुरू में इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो क्यों हेजिटेंट थे मशीन वगैरह को या इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन करने से, या नए नए मशीन्स का जो है वो इस्तेमाल करने से, या फिर जो है शुरुआती जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो स्लो क्यों था या स्लगिश क्यों था। स्लगिश मतलब भी स्लो ही होता है। तो देखिए यहाँ से आपको ये आंसर मिलेगा। द पेस ऑफ द इंडस्ट्रीज वॉज द स्लो इन द इनिशियल स्टेज बिकॉज द न्यू इंडस्ट्रीज। यहाँ से आप कर सकते हैं, सबसे पहला ये है द न्यू इंडस्ट्रीज फाउंड इट डिफिकल्ट टू डिस्प्लेस द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। बोला जाए जो नए नए इंडस्ट्रीज थे, नए नए मशीन थे, वो पुराने तरीके से या ट्रेडिशनल तरीके से जो प्रोडक्शन होती थी उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाए। उसके पीछे वजह था बट दे डिडंट रिमेन एंटायरली स्टैग्नेंट आइदर। लेकिन कहा जा रहा है लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत ही स्टैग्नेंट था, रुका हुआ था, उतना पेस नहीं था। शुरुआती दौर में इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में मशीन का इस्तेमाल कम हुआ, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं हुआ, उतना तेज़ी से नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ। उसके पीछे क्या सब वजह है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली। बोला जाए जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ वो बहुत ही स्लो हुआ, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री जो मशीन वगैरह सब का इन्वेंशन हुआ तो वो उतनी क्वालिटी का शुरुआती दौर में नहीं होता था। अक्सर जो है वो किसी तरीके की डिफेक्ट होती थी। जितने जो इन्वेंशन करने वाले, ईजाद करने वाले लोग थे वो जितना क्लेम करते थे या दावा करते थे उस क्वालिटी का जो है वो इन्वेंशन शुरुआती दौर में नहीं हुआ, सबसे पहला। दूसरा, दीज इंडस्ट्रीज वाज नॉट सेट अप बाय स्टीम पावर्ड कॉटन ऑफ द मेटल इंडस्ट्रीज। बोला जा रहा है शुरुआती दौर में ये सब स्टीम पर नहीं चलती थी, दूसरा वजह ये था। तीसरा वजह, देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ द ह्यूमन लेबर। बोला जा रहा है मजदूरों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए इंडस्ट्रीज ज़्यादातर मजदूरों का इस्तेमाल कर लिया करते थे, मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है, मजदूरों की कोई शॉर्टेज नहीं थी। सो द इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो शॉर्टेज ऑफ द लेबर और हाई वेज, और मजदूरी ज़्यादा होने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। मजदूर ज़्यादा था तो ये लोग कम से कम दामों में मजदूरी से काम करवा लिया करते थे। इसके अलावा और भी वजह था कि बहुत सारा काम जो सीजनल होता था तो ये लोग सिर्फ सीज़न के लिए जो है वो मजदूरों को हायर करते थे, और जब सीज़न ऑफ होता था तो मजदूरों को नौकरी से निकाल देते थे। जो मशीन वगैरह होता था वो बहुत महंगा होता था, इसीलिए ये लोग हेजिटेट होते थे। आगे देखिए, द डिमांड ऑफ द लेबर वॉज सीजनल। जो लेबर का डिमांड था वो सीजनल था। इन सच सिचुएशन इंडस्ट्रियलिस्ट प्रीफर्ड द हैंड लेबर। इसी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट कोशिश करते थे कि हम हाथ के मजदूरों से ही प्रोडक्शन करवा लें, मशीन को हम नहीं खरीदें, मशीन एक्सपेंसिव भी होता था, उतना पैसा नहीं लगाए, उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करें, चूंकि सस्ते में मजदूर मिल रहे हैं, बहुत सारा वर्क सीजनल है, सीजन रहेगा तो काम करवाएंगे, नहीं सीजन रहेगा तो मजदूर को हम जो है वो नहीं रखेंगे, मजदूर को छुट्टी कर देंगे, इस तरीके से। मशीन रिक्वायर्ड द लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो मशीन जो है वो कैपिटल रिक्वायर्ड मतलब अच्छा खासा पूंजी लगता था, मशीन खरीदने के लिए अच्छा खासा पैसा लगता था, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता था। इन सब चीज़ों की वजह से शुरुआती दौर में जो इंडस्ट्रियल पेस था वो बहुत स्लो था। तो क्या क्या वजह था? सबसे पहला वजह था कि स्लो इस वजह से था कि इंडस्ट्रीज़ जो है, जो नई नई इंडस्ट्रीज़ और मशीन थी वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को या ट्रेडिशनल तरीके से जो प्रोडक्शन होता था उसको डिस्प्लेस नहीं पाई, उसको जो है रिप्लेस नहीं कर पाई। उसके पीछे वजह था कि, लेकिन ऐसा नहीं था कि एकदम बिल्कुल ही स्लो था, उसके पीछे वजह था टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुआ, वो भी स्लो हुआ। जितने इन्वेंशन करने वाले लोग जिस मशीन की दावा करते थे उतनी क्वालिटी का नहीं
होता था, अक्सर कोई किसी न किसी तरीके का डिफेक्ट होता था। दूसरा वजह था कि मजदूरों की कोई कमी नहीं थी, मजदूर सस्ते दामों में या कम मजदूरी में भी काम कर दिया करते थे। तीसरा था कि जो बहुत सारा प्रोडक्शन होता था वो सीजनल होता था, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ये प्रेफर करते थे कि हम हाथ से ही प्रोडक्शन कर लें, कि जब सीज़न होगा तो हम मजदूरों को हायर करेंगे, जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो मजदूरों को फायर कर देंगे, मतलब उसको नौकरी से निकाल देंगे। और सबसे लास्ट जो है, जो अक्सर जो प्रोडक्शन होता, जो मशीन वगैरह होती थी वो एक्सपेंसिव होता था, वो बहुत ही महंगा होता था। इंडस्ट्रियलिस्ट उतना इन्वेस्टमेंट करने से जो है वो डरते थे। दूसरा था कि बहुत सारी जो मशीनें वगैरह सब थी वो स्टीम पावर्ड वगैरह सब नहीं थी। तो ये सब सारा वजह है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो स्लो क्यों, इंडस्ट्रियल चेंजेस जो हुआ वो शुरुआती दौर में वो स्लो क्यों हुआ, या इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो क्यों हुआ शुरू में। इसके बाद आगे देखिए, ये जेम्स वाट है, इसका नाम याद रखना है। जेम्स वाट के बारे में क्या है कि ही इम्प्रूव द स्टीम इंजन, बोला जा रहा है ये स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया, प्रोड्यूस बाय द न्यू कॉमन इन 1781 में न्यू कॉमन जो है वो जेम्स स्टीम इंजन बनाया था। और उस स्टीम इंजन को जेम्स वाट क्या करता है, इम्प्रूव करता है, मतलब उसको और जो है ना वो अच्छा बनाता है। हिज इंडस्ट्रियल फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन, याद रखना है, मैन्युफैक्चर्ड न्यू मॉडल, बोला जा रहा है जो मैथ्यू बोल्टन जो है वो नया स्टीम इंजन ही बनाया। तो बोला जा रहा है स्टीम इंजन जो पहले न्यू कॉमन 1781 में बनाया था, जेम्स वाट उसको इम्प्रूव किया, और जेम्स वाट का जो फ्रेंड था मैथ्यू बोल्टन वो नया मॉडल बनाया स्टीम इंजन का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कि कॉलोनीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, उसका क्या असर पड़ा, तो इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप बने रहिए। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।